हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो जयशंकर साहब की विजिट हुई है ईरान में, वो अभी उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी टाइमिंग जो है वो क्यों है, अभी ही क्यों हुई है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब भी कोई विजिट होती है फॉरेन नेशनल की किसी और नेशन में, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हों, ये कुछ बहुत की पोस्ट होते हैं जो इनकी जब विजिट होती है तो कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए होती है। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स है जिनको इंडिया मीट कर सकता है, और इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए इंडिया क्या ऑफर कर सकता है, और ईरान के साइड से क्या प्रॉब्लम्स है, उनके अपने क्या डिमांड्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण आपको अगर याद होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था जब हुतीज़ ने जो शिप्स इंडियन बॉर्न थी और इंडियन ओशियन तक आके, मतलब जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उनके काफ़ी क्लोज आके जब हमला किया था, ड्रोन अटैक किया था, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा था कि हम जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं इनको समंदर के नीचे से भी खोद के निकालेंगे। तो ये जो काफ़ी बड़ा बयान था, उसके बाद आपने देखा कि हमारे ऑलमोस्ट 10 जो शिप्स हैं वो मूव कर गए इंडियन ओशियन में और उसके पेरीमीटर वाले एरिया में, क्लोज टू रेड सी भी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बयान आया उसके बाद भी बहुत सारे बदलाव हुए। यूके और जो यूएस के शिप है और उसके अलावा और 5 नेशन की जो टीम है, उन्होंने हुतीज़ पे हमला भी किया है, बट डिस्पाइट दैट अटैक्स रुक नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइमिंग है जयशंकर साहब के विजिट के, क्योंकि इसके इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है नहीं, पूरा वर्ल्ड। एक्चुअली जो जयशंकर साहब गए हैं ईरान में, इसका इसको सिर्फ इंडियन एम्बेसडर का, मतलब इन सेंस कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या फॉरेन मिनिस्टर का विजिट नहीं माना जाना चाहिए। ये एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए ग्लोबल लीडर। और बिकॉज ये इंडिया का जो रिलेशन है वो कंपेरेटिवली ईरान के साथ काफ़ी अच्छा है। कुछ ही नेशंस हैं जिनका ईरान के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, उसमें एक रशिया है, चाइना है और तीसरा इंडिया है। जो जो पूरा वेस्ट का ब्लॉक है, उनके पास एक ही कार्ड है जिसको वो प्ले कर सकते हैं, वो है इंडिया। बिकॉज ओब्वियसली जो चाइना है और यूए और रशिया है, रशिया तो कोई प्रेशर डालने से रहा, चाइना डाल सकता है बट चाइना वेट एंड वॉच की गेम में है। और ईरान ने जो है वो हुतीज़ को क्लियरली बोल रखा है कि जो भी चाइनीज शिप हैं या उनके इंटरेस्ट वाले शिप है उस पर अटैक नहीं करना है। हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट इंडिया में भी सही है। इंडिया के लिए जो ईरानियन लीडर्स हैं उन्होंने बना रखा है कि हुतीज़ को अटैक नहीं करना, और हुतीज़ जानबूझ के कर भी नहीं रहे हैं। वो कई बार मिस्टेक, जो भी इंसिडेंट हुआ है ये एक्सप्लेन किया गया है जयशंकर साहब को कि ये बाई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, ये बाई मिस्टेक हो गया है। तो अभी जब जयशंकर साहब गए तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो उसके जस्ट पहले जब इंडिया में थे जयशंकर साहब, तो एंटनी ब्लिंकन का फ़ोन आया था उनको और काफ़ी गहरी चर्चा हुई कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है। तो एक तरफ प्रेशर जो डाल रहा है हुतीज़ पे, या सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग जो प्रोवाइडर का काम है वो यूएस, यूके और नेटो एलाइज इंक्लूडिंग इंडिया कर रहे हैं। दूसरा, एक साथ एक और टू प्रॉन्ग अटैक है कि एक डिप्लोमेटिक मीन से भी अगर हुतीज़ को कंट्रोल करना है तो चाइना ईरान को विदाउट फोल्ड में लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ईरान पे एक प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है। इसके अलावा देखिए, अभी जो डिस्कशन हुआ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स निकल के आई हैं, एक तो ये है ईरान की अपनी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उसका है कि चाबहार जो पोर्ट है उसको जो है और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, और ज़्यादा उस पर जो फ्लो है गुड्स का और शिप्स का उसको बढ़ाया जाए। लेकिन चूंकि अंडर सैंक्शन है ईरान, तो इंडिया के पास बहुत स्कोप बचता नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट इसमें आया था, अगर आपको ध्यान होगा तो इधर इंडो यूएस रिलेशन थोड़े टेंशन में थे, तो इसका फायदा भी इंडिया ने उठाया कि ये जो इसका, चूंकि रिलेशन थोड़े थोड़े टेंस है, टेंस आप नहीं कह सकते हैं बट ओब्वियसली बहुत ज़्यादा
मैच्योरिटी के साथ अभी आगे नहीं बढ़ रहे थे बिकॉज अभी देखा होगा आपने कि जो ब्रिक्स की समिट है वो इंडिया में होने वाली थी, जिसके लिए टाइम नहीं निकाला जो बाइडन ने। तो इंडिया के पास थोड़ा सा एक स्पेस बचता है कि वो यूएस को ये कह सके, देखिए आपने मेरा साथ नहीं दिया तो हमें मजबूरी है, हम थोड़े आइन के साथ और कोजी होना चाहते हैं और ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। और यूएस के पास एकमात्र कार्ड जो है जिसको वो प्ले कर सकता है डिप्लोमेटिक वे के रूप में, वो इंडिया के अलावा कुछ है नहीं। तो इंडिया के पास लेवरेज था, तो ये टाइमिंग बहुत सोच समझ के निकाली गई। और जो अभी तक जानकारियां छन के आ रही हैं उसमें ये क्लियर हुआ है कि इंडिया जो है चाबहार पोर्ट को और एक्टिवेट करने जा रहा है, उसमें और इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसको अभी तक यूएस ने ब्लॉक करके रखा था। तो एक इंडिया का अचीवमेंट ये हो गया कि एक एक नया रास्ता खुल जाएगा उसको अफगानिस्तान में जाने के लिए और आगे फिर यूरोप में जाने के लिए रशिया से होके। तो ये एक फ़ायदा है इंडिया का। दूसरा, वो कन्वे करना चाहता है इंडिया कि देखिए, चूंकि अब देखिए ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है, ईरान के फ्रेंडली नेशंस बहुत लिमिटेड है। रशिया और चाइना को छोड़ दिया जाए तो ईरान के इवन जो आसपास की और भी कंट्री है, जो सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया, किसी के साथ ईरान के बहुत अच्छे रिलेशन है नहीं। ओबियसली इजराइल के साथ तो टेंशन जग जाहिर है, इसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए मजे की बात क्या है कि अगर आप ध्यान दें तो जो वॉर बिटवीन इजराइल और फिलिस्तीन है, इसको इसको दूसरे वे में हुतीज इस्तेमाल कर रहे हैं। सबको लग रहा हो कि हुतीज इस्लामिस्ट हैं तो वो फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात पूरी तरह सही नहीं है एग्जैक्टली। हुतीज का इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। हुतीज ये दिखाना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड के लिए कितने रेलिवेंट हैं, और अगर पूरी दुनिया की फोर्सेस हुती को से बात करती हैं डायरेक्टली और इसको कन्विंस करती हैं कि वो अटैक्स बंद करें, तो उनका रिलेवेंट कितना बढ़ जाएगा। एक्चुअली वो इस चीज़ को, जो वॉर चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसको अपना वो एक्सेप्टेंस दिखाने का मौके के रूप में कर रहे हैं। आप देखिए कि यूएई और जो सऊदी अरेबिया है उसने उसने कारपेट बॉम्बिंग करी थी, उसके बाद भी हुतीज बचे रह गए, और अब हुती ये कर रहे हैं विद सपोर्ट ऑफ ईरान। तो उनका मेन मकसद फिलिस्तीन और इजराइल के इस जंग का, इस वॉर का फायदा उठा के अपना वर्ल्ड एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया। इसका इसका डायरेक्टली लिंक इस जंग से और इमोशनल चीज से नहीं है कि वो इस्लामिस्ट हैं तो उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया इस चीज से बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये बात पूरी दुनिया इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी अरेबिया और जो यूएई है वो यमन में एक्सेप्टेंस नहीं चाहते हैं हुतीज का। प्रॉब्लम ये है, देखिए यमन में अगर हुतीज का एक्सेप्टेंस बढ़ता है, इसका डायरेक्टली मतलब क्या है कि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक तरह से वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा गया है एस जयशंकर साहब को कि ईरान पे ये प्रेशर डालिए कि उसके बदले में कुछ गिव एंड टेक जरूर हुआ है। ओब्वियसली ईरान अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाना चाहता है कि जो उसके ये जो पोर्ट हैं, चाबहार पोर्ट स्पेशली, उस पर इंडिया थोड़ा और फोकस करे ताकि उनका ग्रोथ, बिकॉज एक तरह से आइसोलेशन में जी रहा है ईरान। तो ईरान ये जरूर डिमांड करेगा यूएस से इनडायरेक्ट वे में जयशंकर साहब के थ्रू कि आप हमें थोड़ा सा या तो सैंक्शन में कुछ करिए या फिर एटलीस्ट हमें हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या स्पेशली ऑयल का जो एक्सपोर्ट है इस पे कुछ राहत दीजिए। ये गिव एंड टेक का प्ले चल रहा है एक्चुअली। इसका डायरेक्ट लिंक ये एक बहाना है कि इसराइल और जो वॉर चल रहा है फिलिस्तीन के बीच में, ये एक बेसिकली बहाना है, ये एक डिप्लोमेटिक गेन की बात चल रही है यहाँ पे। तो जयशंकर साहब ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी है। देखिए इसका डायरेक्टली मैसेजिंग का ये एक सेंस है कि ईरान की जो भाषा है उसको इंडिया में जो 9 जो भाषाएं हैं उसके अंदर रखा गया है। फारसी को, फारसी इज़ अ वेरी टफ लैंग्वेज। तो फारसी को जैसे फर्स्ट जो लैंग्वेज हमारे यहाँ एक्सेप्ट करी गई थी तमिल, फिर संस्कृत, वैसी जो 9th शेड्यूल की जो लैंग्वेज है उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसको प्रमोट करना है। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप किसी कंट्री के साथ क्लोज होना चाहते हैं। ये एक यूएस के लिए भी मैसेज है कि अभी देखिए यूएस के जो एंटनी ब्लिंकन है उनका कल ही बयान आया है कि द वे मोदी इज लीडिंग इंडिया इज फिनोमिनल। तो जो
ये एक बेसिकली मैसेज देने वाली बात है कि देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और ये बात सही भी है, जिस ढंग से जितने ऑप्शन आज के टाइम इंडिया के पास है, उस इंडिया से डील करना किसी भी वर्ल्ड कंट्री के लिए आसान नहीं। देखिए यूएस यूएस जैसा कंट्री, बहुत कम कंट्रीज ऐसे हैं जिसको यूएस बेंड नहीं करा पाए। अगर जिसको नहीं करा पाता उस पर इतने सैंक्शन कर देता है वो कि वो कंट्री एक तरह से बर्बादी के कगार पे पहुंच जाती है। तो कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जो यूएस के प्रेशर को सस्टेन कर पाती हैं, जैसे कि आपको एक चाइना हो गया, और सेकंड इंडिया, बिकॉज इंडिया इतना इंडिस्पेंसिबल है पूरी दुनिया के लिए आज के टाइम कि कोई इसको प्रेशर डाल डाल के बहुत ज़्यादा मोल्ड नहीं कर सकता है। तो इस विजिट के बहुत सारे, देखिए क्या अब तो रिजल्ट निकल के आता है, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट ये भी देखने वाली बात है कि ईरान ने बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली ये चीज़ कही है कि जिस ढंग से ईरान पे सैंक्शन लगाए गए हैं और द वे यूएस वांट्स टू डील विथ वर्ल्ड, इट इज़ रियली नॉट वेरी गुड। तो ईरान ने क्लियरली कहा है कि पूरी दुनिया को यूएस जिस तरह से चाहता है वो मोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो इस पे मुझे लगता है काफ़ी टफ निगोशिएशंस हुई हैं। अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। बट हाँ, इतना तो क्लियर है कि जयशंकर साहब की ये जो डिमांड पार्टिकुलरली रही है कि इंडियन बॉर्न जो शिप है उस पर स्ट्रिक्टली हूतीस को ये कह दिया जाए कि किसी भी हाल में किसी तरह की बॉम्बिंग या अटैक नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली निगोशिएट किया गया और ईरान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं इस चीज़ को कंसिडर करने के अलावा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बिकॉज देखिए ये जो अभी इंडियन ओशियन और रेड सी वाला है और गल्फ ऑफ एडन में ये जब जो ये सारा खेल चल रहा है, इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इंडिया पे बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इंडिया के सारे ऑयल जो है, जो भी सऊदी अरेबिया से आते हैं या यूएई से आते हैं या जो गैसेज आती हैं, ये सब इस रास्ते से आता है। तो इंडिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत बड़े स्टेक, इसका एक बड़ा स्टेक लगा हुआ है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है कि एज ए वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव जयशंकर साहब इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आप लोग का क्या इसमें कहना है, ज़रूर मुझे इस पे मैसेज करिए। मैं अगर ऐसा लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट कुछ है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल भी करूँगा, या कोई ऐसा वीडियो जो आप लोग चाहते हैं जिस टॉपिक में बोलूँ तो ज़रूर आप मैसेज करिए उसको। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को शामिल करूँ। ओके, थैंक यू।